तो ये वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3D व्यू ऑफ VAC कंपोनेंट। जो VAC कंपोनेंट है उसके 3D व्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ जो VAC के जो कंपोनेंट है उसकी हम लोग प्रैक्टिकल इमेज भी देखेंगे, किस तरीके से हर एक कंपोनेंट प्रैक्टिकली दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही हमने कंसिडर किया ये 3D व्यू, तो यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, कंप्रेसर दे रहा है। यहाँ पर भी कंप्रेसर और यहाँ पर भी कंप्रेसर। यहाँ पर ये जो पाइप जैसा हमें जो कनेक्शन जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन, या फिर बोल सकते हैं रेफ्रिजरेंट लाइन, जिसके थ्रू होता है क्या, जो रेफ्रिजरेंट जो होता है, जो फ्लूइड होता है वो फ्लो होता है। हम लोग जो रेफ्रिजरेंट जो यूज़ करते हैं VAC सिस्टम में, जैसे हमने बात किया था R407CA, तो इसको रेफ्रिजरेंट लाइन भी बोल सकते हैं या फिर लिक्विड लाइन भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, यह है कंप्रेसर। पहले नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है कंप्रेसर। जैसे हमने बात किया था, जो कंप्रेसर होता है क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसे कंप्रेस करने का काम करता है, जिसके वजह से वेपर का जो टेम्परेचर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब ये हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है वो कहाँ पर जाता है, वो जाता है कंडेंसर कॉइल में। ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये होता है कंडेंसर कॉइल, इसे बोला जाता है कंडेंसर कॉइल। तो हर एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें, पहले नंबर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, कंप्रेसर। तो फर्स्ट पे हमें कंप्रेसर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ग्रीन कलर का कंप्रेसर है। फिर यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है, ये वाला, इसको बोला जाता है 3-वे सोलेनॉइड वाल्व। 3-वे वाल्व भी बोल सकते हैं या फिर 3-वे सोलेनॉइड वाल्व भी बोल सकते हैं। अब ये जो 3-वे सोलेनॉइड वाल्व है ये क्या करता है, कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप, फिर उसके बाद रीहीट कॉइल, और उसके बाद एक और एक कंपोनेंट होता है, जस्ट होल्ड ऑन, जो हमारा इससे थर्मल एक्सपांशन वाल्व कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे हमने बात किया, ये होता है 3-वे सोलेनॉइड वाल्व। अब ये जो 3-वे सोलेनॉइड वाल्व है ये क्या करता है, जो VAC यूनिट है उसे कनेक्ट करने का काम करता है। किसके साथ कनेक्ट करेगा, 3 कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3-वे सोलेनॉइड वाल्व है। यहाँ पर ये हमें 3 वाल्व दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर हमें 3 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 3-वे सोलेनॉइड वाल्व होगा ये क्या करेगा, VAC यूनिट को 3 कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करेगा। सबसे पहला कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप, कंडेंसर और रीहीट कॉइल। तो जो 3-वे सोलेनॉइड वाल्व है, जो VAC यूनिट है इसे कंप्रेसर डिस्चार्ज पाइप के साथ कनेक्ट करेगा, कंडेंसर के साथ कनेक्ट करेगा और रीहीट कॉइल इनलेट के साथ कनेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जो कंडेंसर है, जैसे हमने बात किया था, जो कंप्रेसर है रेफ्रिजरेंट वेपर को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट वेपर का टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। हाई टेम्परेचर प्रेशर वाला जो रेफ्रिजरेंट है वो कहाँ पर जाता है, कंडेंसर में जाता है। अब ये कंडेंसर में अगर हम लोग देखें, जो रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, राइट, हाई टेम्परेचर होता है। और यही रीज़न की वजह से हम लोग क्या लगा के रखते हैं, जो कंडेंसर कॉइल है उस पर हम लोग फ़ैन लगा के रखते हैं कूलिंग के लिए। अभी एक चीज़ नोट डाउन करें, अल्टीमेटली जो कंडेंसर जो है वो किसके लिए बना है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिए बना है। कंडेंसर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रहना चाहिए, इवेपोरेटर में लो टेम्परेचर लो प्रेशर होना चाहिए। अगर होता है सारे मतलब जो कंपोनेंट्स है, सारे जो इक्विपमेंट्स है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए, अगर वो बराबर में होता है, जैसे कि कंडेंसर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इवेपोरेटर में लो टेम्परेचर लो प्रेशर, अगर ये प्रॉपरली अगर होता है तब जाके रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होगी बराबर काम करेंगे और हमें प्रॉपर कूलिंग मिलेंगी। बट अगर कहीं पे टेम्परेचर कम हो जा रहा है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, जैसे कि इवेपोरेटर में टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है लो होने के बदले, कंडेंसर में टेम्परेचर कम हो जा रहा है हाई होने की वजह से, तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इवेपोरेटर का टेम्परेचर और प्रेशर कम होना चाहिए। मतलब इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो कम होना चाहिए। कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसका जो टेम्परेचर प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर इसका उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, सिस्टम में कुछ इंटरनल फॉल्ट की वजह से, जैसे कि जो कंडेंसर है उसमें जो टेम्परेचर प्रेशर जो है रेफ्रिजरेंट का वो हाई नहीं हो पा रहा है, वो लो हो रहा है, मतलब जो कंडेंसर कॉइल बराबर से हीट नहीं हो पा रही है। फिर उसके बाद जो इवेपोरेटर कॉइल हो बराबर से कूल नहीं हो पा रही है, तो ये क्या, ये अनडिज़ायरेबल है, जिसके वजह से होगा कि कूलिंग बराबर से नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए, ये पॉइंट को अगर हम लोग नोट करें, जब हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, राइट, जब हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो ऐसे केस में जो सप्लाई एयर होगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, राइट। हम लोग बोल सकते हैं जब सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है तो ऐसे केस में जो 3-वे सोलेनॉइड वाल्व होता है ये क्या हो जाता है, ये ऑपरेट हो जाता है, जिसके वजह से होता है कि जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस है, अगर सिस्टम का टेम्परेचर अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर जो मतलब जनरेट करेगा गैस, जो कंप्रेसर से जो रेफ्रिजरेंट वेपर जो जनरेट होगी उसका भी जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, वो लो होगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर होगा। लो टेम्परेचर लो प्रेशर कहाँ पर जाएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर कंडेंसर में जाएगा, राइट, कंडेंसर में जाएगा। अभी कंडेंसर कॉइल में जब लो टेम्परेचर लो प्रेशर का रेफ्रिजरेंट जाएगा तो कंडेंसर के आउटपुट से जो रेफ्रिजरेंट जो निकलेगा
उसका टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो इतना भी मतलब जैसे कि इतना भी सफिशिएंट नहीं होगा कि मतलब वो इवापोरेटर कॉइल को मतलब कूल कर पाए, राइट। तो हम लोग इसको सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, जब सप्लाई एयर का टेम्परेचर, जब सिस्टम का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ऐसे केस में जो 3 वे सोलेनॉइड वाल्व होता है क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, जिसके वजह से होता क्या है, जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस होती है कंडेंसर में जाने से पहले कहाँ पर जाती है, रीहीट कॉइल में जाती है। रीहीट कॉइल में जाती है, रीहीट कॉइल में जाने की वजह से होता क्या है, वो जो गैस होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और फिर उसके बाद वो जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाली जो गैस है वो कहाँ पर जाती है, कंडेंसर में जाती है। तो यहाँ से हमें 3 वे सोलेनॉइड वाल्व का फंक्शन समझ में आ गया। जब सप्लाई एयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ऐसे केस में होता है क्या, 3 वे सोलेनॉइड वाल्व क्या हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस होती है कंडेंसर में जाने से पहले रीहीट कॉइल में जाती है, जिसकी वजह से जो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और वो हाई टेम्परेचर प्रेशर वाली जो गैस होती है वो कहाँ पर चले जाती है, कंडेंसर में चले जाती है, और कंडेंसेशन प्रोसेस होने लगता है। टेम्परेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कंडेंसेशन प्रोसेस और इवापोरेशन प्रोसेस के लिए। जो कंडेंसर है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, तब जाके कंडेंसेशन प्रोसेस हो पाएगा। इवेपोरेशन में अगर हम लोग देखें टेम्परेचर प्रेशर कम होना चाहिए, तब जाके इवेपोरेशन हो पाएगा। तो यही रीज़न की वजह से अगर सिस्टम का अगर टेम्परेचर अगर कम होगा तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर में जाएगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी कम होगा, जिसकी वजह से कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा तो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो काम नहीं कर पाएंगे बराबर से। तो यही रीज़न की वजह से 3 वे सोलेनॉइड वाल्व को यूज़ किया गया है। जब सप्लाई एयर का टेम्परेचर कम होगा तो ऐसे केस में 3 वे सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट होगा, जिसकी वजह से जो कंप्रेसर की जो हॉट गैस होगी कंडेंसर में जाने से पहले रीहीट कॉइल में जाएंगी, जिसकी वजह से गैस का जो टेम्परेचर होगा वो रेफ्रिजरेंट वेपर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और फिर उसके बाद वो हाई टेम्परेचर वाली जो रेफ्रिजरेंट वेपर है कहाँ पर जाएंगी, कंडेंसर में जाएंगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने बात किया 3 वे सोलेनॉइड वाल्व के बारे में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 3 वे सोलेनॉइड वाल्व के बारे में हमने बात किया, ये होता है हमारा 3 वे सोलेनॉइड वाल्व, ये होता है 3 वे सोलेनॉइड वाल्व। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो वाल्व जो लगा इसे बोला जाता है बैलेंस वाल्व, जिसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो गोल्डन जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा वाल्व है, एक्सपांशन वाल्व। यहाँ पर भी हमें एक्सपांशन वाल्व दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी हमें एक्सपांशन वाल्व दिखाई देगा गोल्डन कलर में। अब ये जो एक्सपांशन वाल्व होता है इसका क्या काम होता है, जैसे हमने बात किया जो एक्सपांशन वाल्व होता है रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसमें सडन ड्रॉप क्रिएट करता है। इवेपोरेटर में जो इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है ये किसके वजह से होता है, एक्सपांशन वाल्व के वजह से होता है, राइट। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है, राइट। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है हमें पता है गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो गैस होती है वो एक्सपांड होती है, राइट। तो ये रीज़न की वजह से हमने एक्सपांशन वाल्व लगा के रखा है, जिसकी वजह से होगा क्या, एक्सपांशन वाल्व का काम जो होता है यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कशन किया गया है एक्सपांशन वाल्व का क्या काम होता है। तो जैसे हमने बात किया एक्सपांशन वाल्व, ये होता है एक्सपांशन वाल्व। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से एक्सपांशन वाल्व दिखाई देता है, इसको हम लोग थ्रॉटलिंग डिवाइस भी बोलते हैं, थर्मल एक्सपांशन वाल्व। ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व आर इन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन एट द इनलेट टू ईच इवेपोरेटर कॉइल। ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है ये कहाँ पर लगा होता है, रेफ्रिजरेंट लाइन में इवेपोरेटर कॉइल के इनलेट में लगा होता है। तो ये सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है ये इवेपोरेटर कॉइल के इनलेट में लगा होता है, इवेपोरेटर कॉइल के साथ लगा होता है एक्सपांशन वाल्व। Their function is to keep the evaporator supplied with enough refrigerant to satisfy the load condition, राइट। अभी यहाँ पर ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है इसके बहुत सारे काम होते हैं। सबसे पहला जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है जैसे हमने बात किया ये प्रेशर को क्या कर देता है, एकदम से ड्रॉप कर देता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी एकदम से ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या, प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से जो इवेपोरेटर कॉइल जो होती है उसमें जो रेफ्रिजरेंट जो जाता है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला जाता है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेटर कॉइल होती है एकदम ठंडी हो जाती है। और दूसरा अगर हम लोग इसका फंक्शन देखें थर्मल एक्सपांशन वाल्व का, वो ये होता है कि ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है ये इवेपोरेटर को कंटिन्यूसली रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करते रहता है, कंटिन्यूसली रेफ्रिजरेंट। दैट फंक्शन इज टू कीप द इवेपोरेटर सप्लाइड विथ इनफ रेफ्रिजरेंट। ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है इवेपोरेटर में इनफ रेफ्रिजरेंट भी प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि जो सफिशिएंट लोड कंडीशन है उसे सेटिस्फाई कर पाए। The valve regulate the flow of liquid refrigerant to allow expansion और change of state from liquid to vapor in the evaporator। यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेन पॉइंट हमें क्या क्या नोट डाउन करना है। The expansion valve are regulated by the temperature of the suction gas leaving the evaporator and by its pressure through an equalizing tube। ये पॉइंट के बारे में बाद में बात करेंगे। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व से। ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है इवेपोरेटर कॉइल के इनलेट में लगा होता है।
दूसरा सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर और जो प्रेशर है उसमें सडन ड्रॉप क्रिएट कर देता है। अभी ये जो इवेपोरेटर है इसमें इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन में होता क्या, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होती है। अब ये लिक्विड वेपर में कैसा कन्वर्ट होती है, इवेपोरेटर वाल्व, ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व के थ्रू। ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व होता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो कुछ इस तरीके से करवाता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा है, दी वाल्व रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। ये जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसे कुछ इस तरीके से रेगुलेट करता है कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका जो स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है इवेपोरेटर में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इवेपोरेटर में जो इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है ये थर्मल एक्सपांशन वाल्व की वजह से होता है। जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है लिक्विड, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो थर्मल एक्सपांशन वाल्व है ये क्या करता है बेसिकली, जो लिक्विड है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इवेपोरेटर में इवेपोरेशन प्रोसेस होता है किसके वजह से होता है, थर्मल एक्सपांशन वाल्व के वजह से होता है। थर्मल एक्सपांशन वाल्व क्या करता है, जो लिक्विड है उसे वेपर में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद होता है लिक्विड सोलोनाइड वाल्व। लिक्विड सोलोनाइड वाल्व, तो लिक्विड सोलोनाइड वाल्व हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 नंबर पे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिक्विड सोलोनाइड वाल्व लगा है। अभी जो लिक्विड सोलोनाइड वाल्व है ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसका बैक फ्लो नहीं होने देता, रेफ्रिजरेंट को बेसिकली कंप्रेसर में नहीं जाने देता जब हमारा वीएसी पैनल ऑफ होता है। तो जब वीएसी पैनल ऑफ होगा तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में नहीं जाना चाहिए। ये कौन इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है लिक्विड सोलोनाइड वाल्व। लिक्विड सोलोनाइड वाल्व हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो फिगर है हमें इंडिकेट कर रही है लिक्विड सोलोनाइड वाल्व, ये कुछ इस तरीके से लिक्विड सोलोनाइड वाल्व हमें दिखाई देता है। अभी जो लिक्विड सोलोनाइड वाल्व है ये नॉर्मली क्लोज होता है जब तक इसको हम लोग एक्टिवेट ना करें, जब तक इसका एनर्जाइज ना करें। जब इसको हम लोग एनर्जाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा। 2 लिक्विड सोलोनाइड वाल्व का यूज़ किया गया लिक्विड लाइन में। और ये जो लिक्विड सोलोनाइड वाल्व है कहाँ पर लगा होता है, मॉइस्चर इंडिकेटर के साइड ग्लास के बीच में और थर्मल एक्सपांशन वाल्व के बीच में। थर्मल एक्सपांशन वाल्व कहाँ पर लगा होता है, इवेपोरेटर कॉइल के इनपुट में लगा होता है। और ये जो लिक्विड सोलोनाइड वाल्व है मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास और थर्मल एक्सपांशन वाल्व के बीच में लगा होता है। मॉइस्चर इंडिकेटर और एक्सपांशन वाल्व के बीच में लिक्विड सोलोनाइड वाल्व लगा होता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं रीहीट कॉइल के बारे में। अभी जो रीहीट कॉइल है इसका क्या काम होता है, ये जो रीहीट कॉइल होती है जैसे हमने बात किया यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से रीहीट कॉइल। ये जो है ये है रीहीट कॉइल 11 नंबर पे। तो 11 नंबर पे रीहीट कॉइल प्लस इवेपोरेटर कॉइल। यहाँ पर ये जो है 11 नंबर पे ये है रीहीट कॉइल जो कि एरो की टिप शो कर रही है, और यहाँ पर ये वाली जो कॉइल है ये है इवेपोरेटर कॉइल, राइट। तो जैसे हमने बात किया जो इवेपोरेटर जो कॉइल है ये बेसिकली कोल्ड कॉइल होती है। और यहाँ पर ये जो रीहीट कॉइल हमें जो दिखाई दे रही है ये रीहीट कॉइल क्या करती है, जब सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है, राइट। तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर जो कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट वेपर को, तो जो रेफ्रिजरेंट वेपर है उसका जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो जो रेफ्रिजरेंट वेपर जो है जिसको हम लोग बेसिकली गैस वेपर भी बोल सकते हैं या फिर रेफ्रिजरेंट वेपर भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो रेफ्रिजरेंट वेपर है इसे कहाँ पर भेज दिया जाता है, ये रेफ्रिजरेंट वेपर को रीहीट कॉइल में भेज दिया जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, ये रीहीट कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट वेपर है इसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और वो हाई टेम्परेचर वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है रेफ्रिजरेंट वेपर उसे कहाँ पर सर्कुलेट कर दिया जाता है, कंडेंसर कॉइल में सर्कुलेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें साइड ग्लास 7 नंबर पे, अगर हम लोग देखें साइड ग्लास, तो जो साइड ग्लास है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अभी जो साइड ग्लास है इसके थ्रू हम लोग क्या चेक करेंगे, जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कंडीशन को चेक करेंगे, रेफ्रिजरेंट को मॉनिटर कर सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका फ्लो बराबर से हो रहा है या नहीं। अगर साइड ग्लास में अगर हमें कुछ जैसे कि बबल जैसा फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब जो रेफ्रिजरेंट जो चार्ज किया गया सिस्टम में वो कम है। फिर उसके बाद 8 नंबर पे अगर हम लोग देखें, 8 नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है ड्राई फिल्टर। अभी जो ड्राई फिल्टर होता है ये क्या करता है, यहाँ पर भी ड्राई फिल्टर है और यहाँ पर भी हमें ड्राई फिल्टर दिखाई दे रहा है। तो 8 नंबर पे जो ड्राई फिल्टर जो लगा है इसका क्या काम होता है, ये जो ड्राई फिल्टर होता है रेफ्रिजरेंट में अगर कुछ भी कंटेमिनेंट्स होता है, कुछ भी मॉइस्चर होता है तो उसको फिल्टर करने का काम करता है ड्राई फिल्टर। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर अगर हम लोग देखें हमें वाइब्रेशन ट्यूब दिखाई दे रहा है। तो जो वाइब्रेशन ट्यूब है यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जो वाइब्रेशन ट्यूब होता है क्या करता है, जो वाइब्रेशन होता है उसे डैम्प करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमें रिसीवर दिखाई दे रहा है 14 नंबर पे। यहाँ पर 2 लिक्विड रिसीवर है, यहाँ पर ये लिक्विड रिसीवर और यहाँ पर ये लिक्विड रिसीवर। अभी जो लिक्विड रिसीवर होता है ये क्या करता है, बेसिकली रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का काम करता है। जब सिस्टम में एक्सेस रेफ्रिजरेंट होता है तो एक्सेस रेफ्रिजरेंट जैसे कि हमने बात किया था, जब कूलिंग डिमांड कम होती है तो ऐसे केस में हमें कम रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करना पड़ता है, राइट। तो बाकी का रेफ्रिजरेंट हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे, बाकी का जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग स्टोर करेंगे रिसीवर में। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रिसीवर।
यहाँ पर ये इवापोरेटर कॉइल, यहाँ पर ये रीहीट कॉइल। तो यहाँ पर हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिया। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें, जो वीएसी है, वीएसी को कंट्रोल करने के लिए दो कंट्रोल मोड होते हैं। लोकल कंट्रोल मोड होता है, सेंट्रल कंट्रोल मोड होता है। सेंट्रल कंट्रोल जो मोड होता है वो बेसिकली टीसीएमएस में होता है, और जो लोकल कंट्रोल मोड होता है उसमें जो वीएसी है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से ये कैबिनेट के थ्रू, कैबिनेट पैनल के थ्रू हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, यहाँ पर ये सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर ये स्लेव कंट्रोलर, मास्टर स्लेव कंट्रोलर लगा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी दिखाई गई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मोड सिलेक्टर स्विच है। जब हम लोग वीएसी को हम लोग लोकल कंट्रोल मोड से ऑपरेट करेंगे, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें वीएसी में जो अलग अलग जो मोड है उसको चूज़ करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से रोटेरी स्विच का यूज़ करते हैं। तो ये रोटेरी स्विच हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टीसीएमएस से जब हम लोग वीएसी को कंट्रोल करेंगे तो ऐसे केस में जो रोटेरी स्विच है इसका जो पोजीशन है टीसीएमएस पे रहना चाहिए। लोकल कंट्रोल पे अगर हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें, जो ये टीसीएमएस से हटा देंगे तो ऐसे केस में लोकल कंट्रोल मोड हो जाएगा। स्टॉप पे जाएंगे तो स्टॉप पे जब ये स्विच जाएगा तो ऐसे केस में जो वीएसी पैनल स्टॉप हो जाएगा। वेंटिलेशन पे जाएगा तो वीएसी वेंटिलेशन मोड पे चलेगा। वेंटिलेशन मोड पे क्या होगा, इमरजेंसी इन्वर्टर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, जिसकी हमने बात किया। हाफ कूलिंग पे जाएगा तो ऐसे केस में जो वीएसी हाफ कूलिंग कैपेसिटी के साथ चलेगा। रोटेरी स्विच मोड सिलेक्टर स्विच, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको बोला जाता है मोड सिलेक्टर स्विच S1, और यहाँ पर ये मोड सिलेक्टर स्विच S2। ये मोड सिलेक्टर स्विच S2 इसके थ्रू जो टारगेट टेम्परेचर है उसे सिलेक्ट किया जाता है, और जो मोड सिलेक्टर स्विच S1 है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मोड को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये रोटेरी स्विच के थ्रू किया जाता है। टेम्परेचर सिलेक्टर स्विच हम लोग बोल सकते हैं मोड सिलेक्टर स्विच है, और ये है टेम्परेचर सिलेक्टर स्विच। तो जब हम लोग वीएसी को लोकल कंट्रोल मोड से ऑपरेट करेंगे, मैनुअली ऑपरेट करेंगे, तो ऐसे केस में ये जो हमें जो स्विच जो दिखाई दे रहा है इसके थ्रू वीएसी का ऑपरेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें कैबिनेट में हमें कॉन्टैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो सारे के सारे है क्या, ये सारे के सारे बेसिकली कॉन्टैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ ये सर्किट ब्रेकर लगे, यहाँ पर कॉन्टैक्टर लगे, अगेन नीचे की तरफ सर्किट ब्रेकर है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये कॉन्टैक्टर है। अभी जैसे कि हमने बात किया था वीएसी का आइसोलेशन मोड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो स्विच हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है आइसोलेशन मोड का स्विच होता है, राइट। जब हम लोग वीएसी को आइसोलेशन मोड पे रख देंगे, इन केस ऑफ फायर, पायलट विल सेट दिस स्विच टू द आइसोलेशन पोजीशन टू सेंड आउट सिग्नल टू एयर कंडीशनिंग सिस्टम विच विल स्टॉप वर्किंग एंड ऑल डैम्पर्स क्लोज टू अवॉइड फायर स्प्रेडिंग। जैसे हमने बात किया था फ्रेश एयर डैम्पर, अगर ट्रेन में अगर आग लगती है तो ऐसे केस में जो फ्रेश एयर डैम्पर है ओपन होना चाहिए या फिर क्लोज होना चाहिए। फ्रेश एयर डैम्पर अगर ओपन होगा तो जो बाहर की जो हवा है वो ट्रेन में आएंगी, बाहर की हवा अगर ट्रेन में आएंगी तो ऐसे केस में जो फायर है वो और फैल जाएंगी, राइट। तो ऐसे केस में जो डैम्पर्स है वो क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। जब भी ट्रेन में आग लगेंगी तो ऐसे केस में जो डैम्पर्स है वो क्या हो जाना चाहिए, क्लोज्ड हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो जब भी ट्रेन ड्राइवर ये स्विच को, वीएसी आइसोलेशन स्विच को ऑपरेट करेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, पायलट विल सेट दिस स्विच टू द आइसोलेशन पोजीशन टू सेंड आउट द सिग्नल टू द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो जब ट्रेन ड्राइवर ये वीएसी आइसोलेशन स्विच को ऑपरेट करेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसे एक सिग्नल जाएगा, राइट, आइसोलेशन का सिग्नल जाएगा। एयर कंडीशनिंग सिस्टम को वीएसी आइसोलेशन का सिग्नल जाएगा, राइट, जिसके वजह से होगा क्या, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा काम करना बंद कर देगा, और जो डैम्पर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये डिस्कस किया, जब ट्रेन ड्राइवर ये वीएसी आइसोलेशन स्विच को ऑपरेट कर देता है तो ऐसे केस में आइसोलेशन सिग्नल जाता है, वीएसी आइसोलेशन सिग्नल जाता है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में, जिसके वजह से होता है क्या, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और सारे जो डैम्पर्स है वो क्लोज हो जाते हैं टू अवॉइड फायर स्प्रेडिंग। कंप्रेसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे कि हमने बात किया, ये हमारा कंप्रेसर है। फिर उसके बाद जो कंडेंसर फ़ैन होता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जैसे हमने बात किया था कंडेंसर फ़ैन के बारे में। यहाँ पर ये इवेपोरेटर कॉइल के बारे में हमने बात किया था, यहाँ पर ये इवेपोरेटर कॉइल हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये होती है इवेपोरेटर कॉइल, और ऊपर वाली जो कॉइल होती है रीहीट कॉइल होती है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोअर होता है। इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोअर क्या करता है, जो एयर होती है उसे ब्लो करने का काम करता है। इवेपोरेटर फ़ैन ब्लोअर क्या करता है, जो एयर है उसे ब्लो करने का काम करता है, और ये जो एयर होती है वो इवेपोरेटर कॉइल के कांटेक्ट में आती है, और जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है, और वो जो ठंडी एयर है उसे सर्कुलेट कर दिया जाता है ट्रेन में वाया डक्ट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें मॉइस्चर इंडिकेटर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मॉइस्चर इंडिकेटर
कोई मॉइस्चर इंडिकेटर या फिर बोल सकते हैं जो साइड ग्लास हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, साइड ग्लास हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास आर लोकेटेड एट डाउन स्ट्रीम ऑफ ड्राई फिल्टर आउटलेट। जो मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास है वो कहाँ पर लगी होती है, ड्राई फिल्टर आउटलेट के डाउन स्ट्रीम साइड में लगी होती है। लोकेशन नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। एक्सेस मॉइस्चर इन द सिस्टम इज इंडिकेटेड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑफ लिक्विड इन द साइड ग्लास विद द रेफरेंस कलर लेवल ऑन द आउटसाइड फ्लैंज ऑफ द साइड ग्लास। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, ये जो साइड ग्लास है इसके थ्रू हम लोग क्या नोट करते हैं, हम लोग मॉइस्चर को नोट करते हैं। रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर है या नहीं, रेफ्रिजरेंट में कंटेमिनेंट्स है या नहीं। तो जो एक्सेस मॉइस्चर होता है सिस्टम में, ये हमें कैसा पता चलता है, मान लेते हैं रेफ्रिजरेंट में एक्सेस मॉइस्चर है, तो ये हमें कैसा पता चलेगा, जो रेफ्रिजरेंट का जो कलर होगा उसके थ्रू हमें पता चलेगा। तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका जो कलर होगा उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि जो रेफ्रिजरेंट है उसमें मॉइस्चर है या नहीं है। एक्सेस मॉइस्चर इन दिस सिस्टम इज इंडिकेटेड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑफ लिक्विड। जैसे हमने बात किया, लिक्विड का जो कलर है उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि मॉइस्चर है या नहीं है। वो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो कलर होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, रेफरेंस कलर के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर कंपैरिजन में अगर सेम नहीं होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, बेसिकली मॉइस्चर होता है हमारे रेफ्रिजरेंट में। दिस साइड ग्लास अलाउज क्लियर विजन ऑफ द रेफ्रिजरेंट लिक्विड फ्लो। अभी जो साइड ग्लास है इसके थ्रू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं रेफ्रिजरेंट लिक्विड के फ्लो को, राइट। अगर ये साइड ग्लास में अगर हमें बबल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो रेफ्रिजरेंट जो चार्ज किया गया है वो लो है। और फिर उसके बाद इनसफिशिएंट कूलिंग होगी रेफ्रिजरेंट लिक्विड की, लॉस ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर, ब्लॉक्ड रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन। तो यहाँ से हमने क्या समझा, मान लेते जो कूलिंग है वो इनसफिशिएंट है, कूलिंग इनसफिशिएंट है तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं ये मॉइस्चर इंडिकेटर, राइट। अगर ये मॉइस्चर इंडिकेटर या फिर बोल सकते हैं साइड ग्लास में अगर हमें बबल का फॉर्मेशन दिख रहा है, इसका मतलब जो रेफ्रिजरेंट का जो चार्ज है वो क्या है, लो है। मतलब लो रेफ्रिजरेंट को मतलब इंजेक्ट किया गया है सिस्टम में, तो हमें क्या करना होगा, जो रेफ्रिजरेंट होगा उसे हमें चार्ज करना होगा। सिमिलरली अगर हमें साइड ग्लास में अगर बबल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसका लॉस हो रहा है, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन है वो भी कहीं ना कहीं से क्या है, ब्लॉक है। तो ये सारे के सारे है क्या, सारे के सारे मतलब फैक्टर्स है जो कि हम लोग चेक कर सकते हैं ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन के थ्रू। अगर हमें बबल दिखाई दिया लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन के अगर हमें बबल दिखाई दिया यहाँ पर ये मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास में, तो इसका मतलब जो रेफ्रिजरेंट चार्ज है वो कम है, इनसफिशिएंट कूलिंग होगी, फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज प्रेशर है उसका भी लॉस होगा, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट लाइन है वो क्या रहेगी, ब्लॉक्ड रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें चेक वाल्व, इसे बोला जाता है एनआरवी वाल्व, नॉन रिटेनिंग वाल्व। अब ये जो नॉन रिटेनिंग वाल्व होता है इसका सिंपल सा फंक्शन होता है, ये बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट है उसे बैक फ्लो नहीं होने देता जब सिस्टम हमारा ऑफ होता है। तो जैसे कि हमने बात किया था सोलोनाइड वाल्व क्या कर रहा था, और जो रेफ्रिजरेंट है उसे कंप्रेसर में बैक फ्लो नहीं होने दे रहा था जब हमारा सिस्टम ऑफ था। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो नॉन रिटेनिंग वाल्व है इसके नाम से ही पता चलता है, ये जो नॉन रिटेनिंग वाल्व है ये बेसिकली जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उससे मतलब बैक फ्लो नहीं होने देता, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। इसी रीज़न की वजह से इसे बोला जाता है नॉन रिटेनिंग वाल्व। अभी यहाँ पर जैसे हमने बात किया मॉइस्चर इंडिकेटर के बारे में, थर्मल एक्सपांशन वाल्व भी हो गया, 3-वे सोलोनाइड वाल्व भी हो गया, लिक्विड सोलोनाइड वाल्व भी हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ड्राई फिल्टर, अब ये जो ड्राई फिल्टर होता है क्या करता है, यहाँ पर ये काला जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है रिसीवर, जिसमें एक्सेस रेफ्रिजरेंट स्टोर होता है। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसे बोला जाता है ड्राई फिल्टर। अभी जो ड्राई फिल्टर होता है ये क्या करता है, जो रेफ्रिजरेंट में जितने भी जो मॉइस्चर और जो कंटेमिनेंट्स है उसको क्या करने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। इसलिए बोला जाता है ड्राई फिल्टर, राइट। इसको फुल नाम होता है डिहाइड्रेटेड फिल्टर। देयर इज़ अ डिहाइड्रेटर फिल्टर माउंटेड ऑन ईच लिक्विड लाइन। डिहाइड्रेटर फिल्टर है, इसके टोटल जो यूनिट है कितने, 2 है, हर लिक्विड लाइन पे एक लगा है। एट द कंडेंसर कॉयल आउटलेट, ये कहाँ पर लगा होता है, कंडेंसर कॉयल के आउटलेट पे लगा होता है। विच रिमूव मॉइस्चर एंड कंटेमिनेंट्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, जो रेफ्रिजरेंट है वहाँ से मॉइस्चर और कंटेमिनेंट्स को निकालने का काम करता है ये डिहाइड्रेटर फिल्टर। तो जैसे हमने बात किया रेफ्रिजरेंट में अगर कुछ मॉइस्चर है, कुछ कंटेमिनेंट्स है, उसको तो हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर इंडिकेटर साइड ग्लास। बट अभी वो जो मॉइस्चर और जो जैसे कि हमने बात किया कंटेमिनेंट्स, अभी उसे निकालना भी तो है, तो उसे निकालने का काम कौन करेगा, ड्राई फिल्टर करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें फ्रेश एयर डैम्पर के लिए अगर हम लोग देखें, फ्रेश एयर डैम्पर जो ऑपरेट होता है किसके थ्रू ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर के थ्रू ऑपरेट होता है। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर। दी VAC यूनिट इंक्लूड 2 इलेक्ट्रिक एक्शन फ्रेश एयर डैम्पर। जो VAC यूनिट है इसमें 2 फ्रेश एयर डैम्पर लगा होता है,
ईच एक्टिवेटेड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर, वो जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो एक्टिवेट होता है इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर के थ्रू, राइट। इन प्री कूलिंग मोड द डैम्पर्स आर क्लोज्ड एंड आर ऑल्सो क्लोज ड्यूरिंग एमरजेंसी ऑपरेशन। प्री कूलिंग मोड में होता क्या है, ये जो डैम्पर होते हैं फ्रेश एयर डैम्पर वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और एमरजेंसी ऑपरेशन के टाइम पे भी जो डैम्पर्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन दिस डैम्पर्स कैन एडजस्ट दी ओपनिंग। नॉर्मल ऑपरेशन के टाइम जो फ्रेश एयर डैम्पर है ये अपनी जो ओपनिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर्स, राइट। तो यहाँ पर टोटल 5 पोजीशंस होती है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, राइट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें जो फ्रेश एयर डैम्पर है इसकी जो ओपनिंग है इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अभी जो फ्रेश एयर डैम्पर की जो ओपनिंग है हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से बंद होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे हमने बात किया था वेंटिलेशन मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो ओपन होता है। फ्रेश एयर डैम्पर क्यों ओपन होता है, ताकि जो फ्रेश एयर है वो हमारे सलून एरिया में आ सके। तो वेंटिलेशन मोड में जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है वो ओपन होता है, राइट। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। और जब नॉर्मल ऑपरेशन होता है तो फ्रेश एयर डैम्पर क्लोज्ड होता है ताकि जो एसी की जो हवा है सलून में बन रही है वो बाहर ना जा सके, राइट। तो जो फ्रेश एयर डैम्पर है हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ये हम एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी तरीके से ओपन होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी तरीके से क्लोज्ड होगा। ये जो फ्रेश एयर डैम्पर है इसकी जो ओपनिंग है ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू लोड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पैसेंजर्स लोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ये फ्रेश एयर डैम्पर की पोजीशन, राइट। बट जब वेंटिलेशन मोड होगा तो ऐसे केस में फ्रेश एयर डैम्पर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जो डैम्पर्स है अपनी जो ओपनिंग है इससे एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ पैसेंजर्स इन दी सलून। अभी यहाँ पर जो फ्रेश एयर डैम्पर होता है, रिटर्न एयर डैम्पर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये जो डैम्पर हमें जो दिखाई दे रहा है ये है रिटर्न एयर डैम्पर। ये होता है रिटर्न एयर डैम्पर जो कि अंदर की तरफ लगा होता है वीएसी पैनल में, और यहाँ पर ये रिटर्न एयर डैम्पर के लिए एक्चुएटर होता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर होती है। इलेक्ट्रिकल सर्वो मोटर किसके लिए होती है, ये डैम्पर्स को ऑपरेट करवाने के लिए, राइट। फ्रेश एयर डैम्पर बाहर की तरफ होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये फ्रेश एयर के लिए इनलेट है, ये फ्रेश एयर के लिए इनलेट होती है। फ्रेश एयर यहाँ से आती है इनलेट के थ्रू, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ़िल्टर लगा होता है। ये फ्रेश एयर के लिए फ़िल्टर लगा होता है। जो फ्रेश एयर है ये इनलेट में आती है, फिर वो फ्रेश एयर फ़िल्टर हो जाती है, और फिर उसके बाद जो फ्रेश एयर है वो अंदर की तरफ जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली रिटर्न एयर के लिए फ़िल्टर। रिटर्न एयर का जो फ़िल्टर ये है रिटर्न एयर का फ़िल्टर, ये होता है रिटर्न एयर का फ़िल्टर, और ये होता है रिटर्न एयर फ़िल्टर की फ्रेम। तो ये रिटर्न एयर फ़िल्टर की फ्रेम, और यहाँ पर ये रिटर्न एयर का फ़िल्टर होता है। अभी जो रिटर्न एयर है वीएसी की जो एयर है उसे बाहर जाने नहीं देता। रिटर्न एयर डैम्पर अगर हम लोग देखें रिटर्न एयर डैम्पर का क्या काम होता है, जो रिटर्न एयर डैम्पर है ये बेसिकली जो वीएसी की जो हवा है उसे बाहर जाने नहीं देता। एसी की जो हवा है अगर वो बाहर जाएंगी तो ऐसे केस में एसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट, एक पर्टिकुलर कूलिंग को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हमने रिटर्न एयर डैम्पर लगा के रखा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें टेम्परेचर सेंसर भी लगा होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्रेश एयर सेंसर लगा होता है। ये फ्रेश एयर सेंसर जो कि क्या करता है, फ्रेश एयर को सेंस करने का काम करता है। रिटर्न एयर सेंसर जो कि रिटर्न एयर को सेंस करने का काम करता है। सप्लाई एयर सेंसर, अब ये जो सप्लाई एयर सेंसर है यहाँ पर लगा होता है। अब ये जो सप्लाई एयर सेंसर है ये सप्लाई एयर को सेंस करने का काम करता है। अब ये जो सप्लाई एयर है ये कौन देता है, इवेपोरेटर, फैन ब्लोअर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स विजिबल है। यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्सपांशन वाल्व, यहाँ पर ये होता है इवेपोरेटर कॉइल, यहाँ पर ये होता है इवेपोरेटर फैन ब्लोअर, यहाँ पर ये होता है मॉइस्चर इंडिकेटर, यहाँ पर ये ड्राई रिसीवर, यहाँ पर ये एयर रिसीवर, यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल 1, यहाँ पर ये कंडेंसर कॉइल 2, यहाँ पर ये होता है कंप्रेसर, फिर उसके बाद जो होता है कंडेंसर फैन, ये लगा होता है कंप्रेसर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हाई प्रेशर स्विच होता है, यहाँ पर ये एनआरवी वाल्व लगा होता है जिसे बोला जाता है नॉन रिटेनिंग वाल्व। तो अगेन सारे के फंक्शंस को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ पर जैसे हमने बात किया था, ये जो कंडेंसर फैन है क्या करेगा, कंडेंसर कॉइल को कूल करेगा। यहाँ पर ये जो कंडेंसर कॉइल है, कंडेंसर कॉइल 1 और कंडेंसर कॉइल 2, इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पर ये एयर रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, एक्सेस रेफ्रिजरेंट को रिसीव करने का काम करेगा। यहाँ पर ये ड्राई फिल्टर क्या करेगा, जो मॉइस्चर कंटेमिनेंट्स जो रेफ्रिजरेंट में है उसे फिल्टर करने का काम करेगा। जो मॉइस्चर इंडिकेटर है वो क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट में जो मॉइस्चर है उसे इंडिकेट करने का काम करेगा। फिर उसके बाद जो इवेपोरेटर फैन है ये क्या करेगा, बेसिकली एयर सप्लाई करेगा। जो इवेपोरेटर कॉइल है क्या होगा, ये जो इवेपोरेटर कॉइल है इसमें क्या होगा, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट है लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे होगा, और जो इवेपोरेटर कॉइल जो होगी वो एकदम कोल्ड कॉइल होगी। कोल्ड कॉइल होती है इवेपोरेटर कॉइल। और यहाँ पर ये जो इवेपोरेटर फैन की जो एयर होती है
ये कॉइल के कांटेक्ट में आती है और फिर उसके बाद जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी एयर को सर्कुलेट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये एक्सपांशन वाल्व है जो कि क्या होता करता है, जैसे कि हमने बात किया था एक्सपांशन वाल्व ये इवापोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जैसे ये कि हमने डिस्कस किया था जो प्रेशर है उसमें सडन ड्रॉप क्रिएट कर देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सोलोनाइड वाल्व है, जब हमारा सिस्टम ऑफ होता है तो ऐसे केस में जो रेफ्रिजरेंट है उसे बैक फ्लो नहीं होने देता कंप्रेसर में। हाई प्रेशर स्विच, अगर हाई प्रेशर डिटेक्ट होगा तो ऐसे केस में होगा क्या, ये हाई प्रेशर स्विच कंप्रेसर को स्टॉप कर देगा। यहाँ पर ये एनआरवी वाल्व लगा है जिसे बोला जाता है नॉन रिटर्निंग वाल्व, जो कि क्या करता है जो रेफ्रिजरेंट है उसे अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होने देता। ये एक तरीके से डायोड की तरह होता है, जो रेफ्रिजरेंट है उसे एक ही डायरेक्शन में ही फ़्लो करवाता है।